नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। देश में भले ही एनडीए 400 पार के नारे को साकार न कर सकी, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 29 के अपने दावे को हकीकत की जमीन पर उतार दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के अंतिम और कमलनाथ के इकलौते किले पर भी कब्जा कर लिया। बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने नकुलनाथ को पटकनी दी, तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक दिग्विजय सिंह भी अपनी साख नहीं बचा पाए। अपने गढ़ राजगढ़ में दिग्विजय राजा हार का सामना कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह को रोडमल नागर ने धूल चटाई। तो ये लोकसभा चुनाव कई उम्मीदों भरा था और किसी की उम्मीदें बढ़ी तो किसी की टूट गई तो किसी की थोड़ी कम पूरी हुई और इन्हीं उम्मीदों के सहारे 2024 में इस लोकसभा चुनाव ने एनडीए और आईएनडीआईए को जितनी सीट्स दी हैं, संभावनाएं एनडीए की प्रबल नजर आती हैं, लेकिन दावे एनडीए के सामने आईएनडीआईए भी कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में किसकी क्या रणनीति रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दावे किए जा रहे थे, उन दावों पर बीजेपी ने तो अपने आप को साबित कर दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने सिरे से नकार दिया। और इस विधानसभा चुनाव में जो परिणाम हमने देखे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी कमोवेश ऐसे ही परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उस पर सीट्स पर नजर डालेंगे, आंकड़ों पर नजर डालेंगे भी, और साथ ही ये बात करेंगे कि कौन कहां से लड़ा और किसने किसको हराया। दिखाएंगे आपको विदिशा लोकसभा सीट पर शिवराज सिंह चौहान ने 8,20,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीत हासिल की, तो वहीं प्रताप भानु शर्मा यहां विदिशा में खड़े थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर और 8,20,000 का एक भारी भरकम मार्जिन यहां पर देखने को मिला। और एक और बड़ा जो गढ़ माना जा रहा था कांग्रेस पार्टी का, वो छिंदवाड़ा ढह गया और यहां विवेक बंटी साहू के लगातार इस सीट पर काम करते रहने का उन्हें प्रतिफल मिला, पारितोषिक मिला और 1,13,618 मतों से उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। और हराया किसे? कमलनाथ के सुपुत्र और यहां के निवर्तमान सांसद गुना, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत दर्ज की और जीत का मार्जिन 5,40,929 रहा है। और वहीं ये राव यादवेंद्र सिंह को यहां से कांग्रेस पार्टी ने उतारा था और हार का सामना करना पड़ा गुना लोकसभा सीट पर। बात भोपाल की करें, भोपाल से आलोक शर्मा ने चुनाव जीता है और जीत का अंतर है 5,01,499 और अरुण श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट यहां से थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। भोपाल राजधानी है और ऐसे में भोपाल में ये जो सीट मिली है, और यूं भी ये भोपाल जो पूरा क्षेत्र रहा है ये बीजेपी के ही कब्जे में पिछले बार भी रहा था। और मंडला की बात करें तो मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव जीते हैं। ओंकार सिंह मरकाम के सामने ये चुनाव हो रहा था और ओंकार सिंह मरकाम कड़ी टक्कर दे रहे थे और जो जीत का अंतर है वो अब तक दिखाई गई सीटों में सबसे कम है, 1 लाख से लगभग थोड़ा ऊपर है। और अब बात करेंगे हम सागर की, जहां पर लता बानखेड़े ने जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी की और उनके सामने गुड्डू राजा बुंदेला खड़े थे कांग्रेस पार्टी से और यहां उन्होंने 4,71,222 मतों का अंतर रखते हुए ये जीत अपने खाते में की और बीजेपी के लिए चुनाव जीतकर वो आए हैं। बात करेंगे बैतूल की, दुर्गादास उइके जीते हैं 3,79,761 मतों का अंतर लेते हुए। रामू टेकाम को उन्होंने हराया कांग्रेस पार्टी के और रामू टेकाम यहां से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां पर जीत गया। और अब बात करेंगे देवास की, देवास में महेंद्र सिंह सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी के जीत दर्ज की है। राजेंद्र मालवीय इनके सामने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे जो चुनाव हार गए हैं, जबकि जो जीत का अंतर है महेंद्र सोलंकी का वो 4,25,225 रहा है। और इस
भारी अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में देवास सीट का भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण किरदार रहा। चर्चा करेंगे कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एनडीए ने जिस तरह से परफॉर्म किया, देश के कुछ और राज्यों में जिस तरह से परफॉर्म किया, ये फर्क कहां रहा। बात करेंगे डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। बहुत स्वागत है राम जी आपका भी। और डॉक्टर वाणी आलूवालिया हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। पहले तो बहुत बधाई वाणी जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल न्यूज 18 ने दिखाया था, जो लोग आप दावा कर रहे थे, वो दावा बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। जी, न्यूज 18 के दर्शकों को और मेरे साथ जुड़े सब पैनलिस्ट और आपको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनता का साधुवाद करूंगी, धन्यवाद करूंगी कि प्रचंड बहुमत से उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बार फिर बुनियाद रखी है विकास की, विरासत की और एक स्वच्छ और स्वतंत्र अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की। आपने देखा होगा कि जो हमने दावे किए थे उस पर हम खरे उतरे हैं, क्योंकि कहीं भी हमारा प्रत्याशी ट्रेल नहीं किया है। जीत के अंतर प्रचंड है और इससे साबित होता है कि ये सारे गद्दावर नेता हैं, सब अपने अपनी भूमि पर विश्वसनीयता की पहचान रखते हैं, अपने अपने स्थानों पर ये काम आगे बढ़ाने के लिए लोकप्रिय है और मध्य प्रदेश को एक गरीब राज्य से एक विकसित राज्य की ओर जो लेके आए हैं और आगे भी इसको और विकास देना है, तो इस गति को इसको हम और गति देंगे। डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। पांडे जी, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने कुछ बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप, छत्तीसगढ़ में भी एक सीट आपके हाथ में आई है और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सीट एक बहुत मजबूत सीट मानी जा रही थी, उसका भी हाथ से जाना, कांग्रेस पार्टी समीक्षा करेगी इसकी? जी, कांग्रेस पार्टी ने पूरे मन से चुनाव लड़ा। प्रत्याशी हमारे जो थे बीजेपी के प्रत्याशियों से बेहतर थे। जैसे मैं ग्वालियर चंबल से ही आता हूं, तो आप मुरैना सीट की बात कर लें, बीजेपी ने हारे हुए प्रत्याशी से मंगल तोमर को टिकट दिया था। टिकट में नरेंद्र सिंह तोमर जी की भूमिका थी। नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के के वीडियो आते हैं, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। वही कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो बिल्कुल जनता से जुड़े हुए थे। सभी विधानसभाओं में उन्होंने काम किया था, लगभग सभी लोगों से उनका संपर्क था, लेकिन मुरैना में हम हार गए। सबसे कम मतों से हम मुरैना में हार गए। ग्वालियर की बात करें तो प्रवीण पाठक कांग्रेस के प्रत्याशी थे, भाजपा के प्रत्याशी से ज्यादा पॉपुलर थे। भाजपा के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा थे, जिन पर भ्रष्टाचार घोटालों के आरोप लगे थे और भाजपा विधानसभा चुनाव में काफी वोटों से काफी सीटों पर जीती थी, प्रचंड जीत हुई थी, लेकिन वो विधानसभा चुनाव ग्वालियर में हार जाते हैं और मंत्री थे। हम भिंड की बात करें तो वहां से संध्या राय बीजेपी की जीती है। संध्या राय मुरैना से आती है, वहां जाती ही नहीं है, वहां कोई काम नहीं करती है, जबकि फूल सिंह बरैया प्रदेश के ही नहीं एक दलित समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं, वो भिंड से हार जाते हैं। तो प्रत्याशी हमारे जो थे, चाहे फिर नकुल नाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, महेश परवार हो, ओमकार मरकाम हो, जितने भी थे भारतीय जनता से पार्टी से ज्यादा पॉपुलर थे, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लोगों के बीच में जाने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ज्यादा काम करने वाले थे। लेकिन मध्य प्रदेश में 1984 के बाद हिंदू मुस्लिम फैक्टर ज्यादा चल रहा है और तब से लेकर आज तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों पर नहीं जीत पाई है। 2009 में अधिकतम कांग्रेस को 12 सीट मिली थी। तो राम जी, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी इसकी काट नहीं ढूंढ पा रही? जिस हिंदू मुस्लिम मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, क्या इसकी काट अभी तक कांग्रेस ढूंढ नहीं पाई है मध्य प्रदेश में? नहीं, काट तो देखिए जनता ने दे दिया। जो भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हराया है, तो अयोध्या वासी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नकली पार्टी है, हिंदुत्व के नाम पर ढोंग करती है,
राम मंदिर के नाम पर ढोंग करती है। अयोध्या वालों से ज्यादा कौन समझ सकता है राम मंदिर के बारे में? अयोध्या वालों से कौन ज्यादा समझ सकता है जो पिछले 40-50 सालों से अयोध्या का जो को लेकर जो आंदोलन चल रहा है? अयोध्या वालों से ज्यादा कौन समझ सकता है कि राष्ट्रपति मुर्मू तक को वहां नहीं बुलाया गया, उनका अपमान किया गया? अयोध्या वालों से ज्यादा कौन समझ सकता है कि देश के शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया? अयोध्या वालों से ज्यादा कौन समझ सकता है कि अयोध्या के पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के विनय कटियार, जिनकी हमेशा अच्छी भूमिका रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद विनय कटियार को भी अयोध्या में नहीं बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात, मोदी की गारंटी पर ये मध्य प्रदेश के वीडी शर्मा जी, मोहन यादव जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी पर जीते। अरे मोदी की गारंटी पे मोदी जी स्वयं 3 लाख से पीछे हो गए। पिछला चुनाव मोदी जी 4.5 लाख से जीते थे, इस बार तो 1.5 लाख से जीते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ही कह रही है मोदी को हटाओ। जब शिवराज जी 8 लाख से जीत रहे हैं तो शिवराज जी अब दावेदार होंगे प्रधानमंत्री पद के एनडीए की तरफ से, या मोदी जी होंगे? बीजेपी और एनडीए के घटक दलों पर छोड़ देते हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, जैसा कि राम पांडे जी कह रहे हैं कि बहुत गुण थे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स में और बहुत सारे दुर्गुण थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स में, फिर भी जनता ने बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया। और अंतर कहीं भी हम देखें तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 10 लाख और 11 लाख तक अंतर गया है। तो क्या जनता दुर्गुण वाले कैंडिडेट्स को ज्यादा पसंद कर रही है? देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने देश में अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश स्टेट बीजेपी के लिए बेस्ट परफॉर्मर स्टेट माना जाएगा। हालांकि दूसरे स्टेट में भी क्लीन स्वीप किया है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो या उत्तराखंड हो, लेकिन वो छोटे राज्य हैं। बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा बीजेपी की जो जीत है, उसके पीछे अगर कोई आर्किटेक्ट है, मैं जो मानता हूं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वो डिसीजन जो सरप्राइज पिक माना जा रहा था, वो डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप को मैं सबसे ज्यादा श्रेय मानता हूं, जिसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने 1984 के बाद ये 29 की 29 सीट जीती है। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की उतनी हवा नहीं थी जितनी की सोची जा रही थी, या 2019 में या 14 में रही। बावजूद भी मध्य प्रदेश का इतना बेहतर परफॉर्मेंस के पीछे मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन, जो कहीं ना कहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मॉडल के रूप में काम करता है, उसका सबसे बड़ा श्रेय है इस जीत के पीछे। लेकिन कांग्रेस का लगातार यहां हारना, पूरी की पूरी सीट हार जाना, जबकि कई दिग्गज लीडर कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे, उसके पीछे उसकी संगठनात्मक कमजोरी, यानी कि उतना संगठनात्मक ढांचा मजबूत नहीं है जितना कि उसके अपोनेंट पार्टी बीजेपी का है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस में एक बड़े संगठन की तरफ बढ़ने के लिए बहुत सारा स्पेस है, तभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो टक्कर दे सकता। अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति एडजॉइनिंग स्टेट जी राजस्थान जैसी होती, तो शायद आज जो बीजेपी एंजॉय कर रही है, यानी एनडीए एंजॉय कर रही है, तो वो शायद एक बड़ा डेंट उस पर आता। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने जो उसके कौशल, यानी इलेक्शन कौशल को जो जाना जाता है, उसका परिचय पूर्णतः दिया है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जब इतनी बड़ी जीत हो रही हो पूरे प्रदेश में, देश में ऐसी सीट मध्य प्रदेश ही है जिसने 8.5 लाख से 8,20,000 जीती हो, 11 लाख उससे जीती। हालांकि इंदौर को मैं उस जीत को शिवराज जी के समान नहीं मानता हूं कि वहां अपोनेंट पार्टी का कोई मेन लीडर नहीं था, स्वाभाविक है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ सीट्स पर उसकी जीत का अंतर 2019 से भी कम चला गया। वो है भिंड, मुरैना, ग्वालियर या कुछ आदिवासी बेल्ट की सीट, या इवन यहां कहेंगे दिग्विजय सिंह की सीट पर भी उतना अच्छा मार्जिन नहीं रहा, जो 4.5 लाख से ऊपर से रोडमल नगर जीते थे। लेकिन कहा यह ओवरऑल जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो जमावट इस स्टेट में है, तभी तो कहीं ना कहीं पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए एक प्रयोगशाला है, और उसने ये कर दिखाया है। और एक प्रयोगशाला शर्मा जी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी लगती दिखी, जब विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से विष्णुदेव साय को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया, और मध्य प्रदेश में जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसका भी हमने एक परिणाम लोकसभा चुनाव में देखा। मैं चाहूंगा कि वाणी जी इस पर जरूर पार्टी की रीति नीति और क्या सोच उसके पीछे थी, इसके बारे में बताएं। वाणी जी, जिस तरह से शर्मा जी ने जिक्र किया कि मोहन यादव का यहां पर
लाना, उनकी लीडरशिप और उनका काम, उसका ये श्रेय है कि इतनी बड़ी मैंडेट यहां पर मध्य प्रदेश की जनता ने आपको दी। छत्तीसगढ़ में भी एक प्रयोग किया गया और दोनों ही प्रयोग पूरी तरह से सफल रहे। मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया था और फिर मोहन यादव की लीडरशिप, तो दोनों का ये काम, ये डबल इंजन वाला फॉर्मूला यहां भी काम कर गया आपका? जी बिल्कुल, डबल इंजन वाला फॉर्मूला काम कर गया है। साधुवाद देती हूँ मैं मोहन यादव जी को और विष्णु दत्त जी को, क्योंकि इन्होंने जो कार्यकर्ताओं का मनोबल रखा, जो मार्गदर्शन दिया, जो बूथ मैनेजमेंट दिखाया, वो काबिले तारीफ है। और इसका तो उदाहरण अब बाकी के प्रदेशों में भी दिया जाएगा। दूसरी चीज, मैं एक दो टिप्पणियां और करना चाहती हूँ जो भाई साहब ने अभी बताया। देखिए कितनी एरोगेंस है कांग्रेस में। हम देख चुके हैं कमलनाथ सरकार का कैसे रवैया, कैसे कामकाज था। ट्रांसफर इंडस्ट्री थी, वसूली इंडस्ट्री थी, IAS IPS परेशान थे, ऐसे ही दिग्विजय सिंह का समय था। अब हम पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं कि देश में साथ साथ राज्य में हमारे कितना परिवर्तन आया है। मध्य प्रदेश जो था और अब जो है उसमें बहुत जमीन आसमान का स्पष्ट अंतर है। पर फिर भी ये ऐसी तुलना करते हैं जो बहुत आपत्तिजनक है, जिससे तात्पर्य ये निकाला जाए कि क्या अयोध्या में बुद्धिमान लोग हैं और मध्य प्रदेश के लोग मूर्ख हैं कि वो कांग्रेस को पहचान नहीं सकते। यूपी का वोट बैंक इसलिए गिरा है क्योंकि वहां लोग निकले नहीं है वोट करने, वो हमारा लॉस हुआ है। जो आप जानते हैं बहुत सारे कारण होते हैं। पहले और दूसरे चरण में हम मध्य प्रदेश में भी हमने चिंता व्यक्त की थी कि लोग निकले नहीं हैं। वाणी जी, तो राम पांडे जी का ये भी कहना है, अभी आपने भी सुना होगा, उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्टर बीजेपी लेकर चलती है वो ज्यादा प्रभावी है और अभी कांग्रेस उसकी काट नहीं ढूंढ पाई है। ठीक है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का या हिंदुत्व का मुद्दा पूरी तरह से अयोध्या की जनता ने नकार दिया। देखिए ये तो मैं मानूंगी नहीं कि नकार दिया है। हाँ। लोग निकले नहीं हैं, जो भी कारण हो। और ये जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, ये ढूंढते हैं उसके माध्यम, रिजर्वेशन के माध्यम से। क्योंकि ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो वोट बैंक ढूंढते हैं ना, वो हम लोग नहीं करते। और दूसरी इन्होंने एक टिप्पणी की राष्ट्रपति पे, तो भाई साहब आपको पता है ना, महाराष्ट्र के जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने टिप्पणी क्या की थी कि द्रौपदी जी गई हैं वहां मत्था टेकने राम मंदिर में, तो शुद्धिकरण करना चाहिए। ये इनका दोहरा चरित्र है, ये ही इनकी रीति नीति है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों से ये रख के इसको संभाले हुए हैं, ये जो इनके सोच है। और देखिए बहुत अंतर नहीं आया है। कांग्रेस ने क्या, अभी तो 99 सीट्स आई हैं इनकी, अगर हम अकेले देखें, है ना। भाजपा इज इन अ वेरी गुड पोजीशन और भाजपा सरकार बना रही है। कांग्रेस ने भी बेहतर किया है 2019 के परिणामों के मुकाबले। वाणी जी, कांग्रेस की भी स्थिति कुछ सुधरी है, एक लॉ जगी है। मैं आ रहा हूं आपके पास, राम पांडे जी से इस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। राम पांडे जी, छिंदवाड़ा सीट की बात करें या भूपेश बघेल की बात करें, ये दो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह में दो ऐसे नेता थे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जिनका एक प्रभाव रहा है और लंबे समय तक उनका प्रभाव रहा है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव हारे तो पूरे देश में उन्होंने प्रचार किया, एक बड़े नेता के तौर पर वो पहचाने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये जो बड़े जो गढ़ ढह गए हैं, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से सोचती है? या जैसा वाणी जी ने कहा कि यूपी में कम लोग निकले इसलिए वहां वो चुनाव हार गए, क्या आपने या कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में समीक्षा की कि यहां पर क्या कमी रह गई कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कमलनाथ जी तो वाकई बहुत अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं। कांग्रेस भी मानती है, बीजेपी भी मानती है। VD शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कमलनाथ जी का बीजेपी में स्वागत है। मैं एक बात और रिपीट कर दूं, VD शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कमलनाथ जी का बीजेपी में स्वागत है। हाँ। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि बीजेपी ये मान के चलती है कि कमलनाथ जी का शासन बहुत अच्छा था, कमलनाथ जी के शासन में कोई भ्रष्टाचार नहीं था। और अभी हम वर्तमान बीजेपी की बात करें मध्य प्रदेश में, तो आप नर्सिंग घोटालों से पूरे अखबार भरे हुए हैं, BEd घोटालों से अखबार भरे पड़े हैं। अब मेरे सामने ये अखबार रखा हुआ है, अभी आप इसमें देखिए, ये फ्रंट पेज तक की न्यूज आ रही है कि गुंडागर्दी, सरेआम गोलियां, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। ऐसा कोई
अराजकता वाला काम नहीं है जो मध्य प्रदेश में चल रहा हो। लोगों को नौकरियां देंगे, बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, मेरे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भी दोस्त हैं और जो बीजेपी को वोट देते हैं वो भी मेरे मित्र हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम के कारण जो मेरे मित्र हैं, मैं कई क्लब और कई जगह पर जुड़ा हुआ हूं, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के कारण हम बीजेपी को देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दो खेमों में बट गई है, पुरानी भाजपा और नई भाजपा। नई भाजपा में दल बदल हुए और पुरानी भाजपा में अटल आडवाणी की विचारधारा के लोग हैं। तो पुरानी भाजपा ने और नई भाजपा ने, दोनों ने भाजपा को हराने का काम किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम बात मध्य प्रदेश में मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा है। अदरवाइज आप देखिए इंदौर में क्या 12 लाख से जीत हो सकती है। मतलब एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जो हिंदू मुस्लिम बात फैला रहे हैं वो 1.5 लाख से जीत रहे हैं, और वही उनके नाम पर एक दूसरा इंसान 12 लाख पर जीत रहा है। उनके नाम पर शिवराज जी 8 लाख से जीत रहे हैं, उनके नाम पर मध्य प्रदेश की सारी सीट बीजेपी जीत रही है। और यूपी में जहां इन्होंने ये बात सबसे ज्यादा फैलाया वहां ये हार रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि यूपी के लोग नहीं निकले, तो यूपी के में इसका मतलब वोटिंग नहीं हुई है। जो लोग निकले हैं वो लोग नहीं है, जो लोगों ने वोट डाला है उनको आप जनता ही नहीं मानते हैं। मतलब जो यूपी में 60% लोगों ने वोट दिया है वो जनता ही नहीं है आपकी नजरों में। तो ऐसे ही इन्होंने मध्य प्रदेश में कहा कि विकसित, अरे 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। मोहन यादव हर महीने कर्जा ले रहे हैं और आप कह रहे हैं विकसित मध्य। बिल्कुल, इसीलिए राम पांडे जी, जनता ने आप लोगों को विपक्ष की एक बड़ी भूमिका दी है। मुझे लगता है सकारात्मक तरीके से सरकार को सदन में घेर करके जिन मुद्दों को आप यहां पर उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो बड़ी जिम्मेदारी INDIA को दी है जनता ने, वो सदन में निभाई जाए तो इसका एक अच्छा परिणाम और बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। और संभव है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी को जनता तभी मौका दे कि जब आप अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। बहरहाल कुछ घटनाएं राजनीतिक अभी और होंगी, चर्चा करेंगे आगे भी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी इस वक्त अपने पूरे